नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और यूपी तक में शाम 7 बजे मुद्दे की बात में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। यूपी में राजनीतिक विषाद बिस्नी शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे हवा जो है वो 2024 की ओर बहने लगी। हो सकता है आपके यहाँ पूर्वा पछुआ बह रही हो, लेकिन जो भी बह रही है वो 2024 की ओर बह रही, क्योंकि 2024 को लेकर काफी तेजी के साथ उठापटक शुरू हो गई है। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर है, ये कहा जा रहा है कि उनको लेकर यानी उनके मुद्दे को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो उनके एक अस्थाई दोस्त हैं वो मिलकर आए हैं अमित शाह से। जल्द ही वो भाजपा में जा सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है और ये संभावना बड़े लंबे समय से जताई जा रही है, जब से वो समाजवादी पार्टी छोड़कर आए हैं। कहां बात फंसी है। दूसरी ओर एक चर्चा और है कि पश्चिम के जो बड़े नेता है जयंत चौधरी, आरएलडी के अध्यक्ष, उन्होंने दिल्ली में किसी बड़े नेता से मुलाकात की और उसके बाद ये चर्चा उठी कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। उनसे पूछा गया तो कहे कि क्या नया सूट सिलवा लूं। अंदाजा यह लगाया गया कि सूट की बात कर रहे हैं, क्या मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि मैं विपक्षी एकता के साथ बना हुआ हूं। तो क्या जयंत चौधरी जा रहे हैं बीजेपी की तरफ, ये भी सवाल है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर बड़ी बड़ी बातें ना करे वरना विधायक नहीं गिन पाएंगे। तो क्या यूपी में एनसीपी पार्ट 2 होने जा रहा है, या जो केशव प्रसाद मौर्य या कह सकते हैं कि बीजेपी के नेता या एनडीए के संजय निषाद दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी टूटने वाली है, ऐसा होने जा रहा है। इन सबके इतर कि क्या योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। क्या वरुण गांधी का टिकट कट रहा है, कोई नई पार्टी चुनाव में आ रही है। क्या अखिलेश, राहुल, जयंत, चंद्रशेखर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ पाएंगे। ये सारे सवाल आ चुके हैं और इस सवाल के बीच सवाल यह भी है कि आपकी राजनीति क्या है। यही जनता पूछ रही है, विपक्ष से भी और बीजेपी से भी। और हम आज इसी मुद्दे पर यानी कि यूपी की राजनीति अभी 2024 के चुनाव से पहले कहां खड़ी है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं हेमंत तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपको पता है कि सत्ता के गलियारे में क्या चल रहा है ये आपको लगातार यूपी तक पर ये बताते रहे। साथ ही साथ ब्रजेश शुक्ला जी भी हैं। जितनी पकड़ विपक्ष में है उतनी पकड़ इनकी सत्ता पक्ष में भी है और ये पता करते रहते हैं भैया कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। इसलिए आज दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तो और आपको लगातार यूपी तक पर ऐसी खबरों से रूबरू कराने वाले हमारे संपादक ब्यूरो चीफ लखनऊ से कुमार अभिषेक जी भी हैं और अमीश जी जो आपके रोजाना के साथ ही वो मौजूद है और मेरा नाम है रजत। तो शुरुआत करते हैं सवालों के साथ। सबसे पहला सवाल हेमंत जी से है। हेमंत जी, पहला सवाल यह है जो बहुत चर्चा है कि यूपी में कोई मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, क्या कुछ मंत्री अंदर बाहर होने जा रहे हैं। रजत, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जितने विषय गिना दिए, मेरा समझना है, जितनी मेरी सोच है कि इससे इतर यूपी की राजनीति में फिलहाल कुछ है ही नहीं। और अगर इस पर हम लोग चर्चा करने लगे तो 7-8 घंटे की बहुत अच्छी चर्चा हो सकती है और जो इसको देखेगा वो अप्रसन्न भी नहीं होगा, बोर भी नहीं होगा। वस्तुतः ऐसा है ही, यही सारे बिंदु हैं जो चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के कुछ कहा नहीं जा सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसी कोई विपरीत या आवश्यक परिस्थितियां आसन्न है जिसके नाते मंत्रिमंडल विस्तार हो। मंत्रिमंडल का गठन हुए ही मेरे ख्याल में 1.25 साल हुए हैं और ऐसा कुछ खास नजर नहीं आ रहा। हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा जरूर उत्तर प्रदेश में हो रही है और उसमें ये इस बात की चर्चा है कि क्या उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले करीब 1.5 दर्जन जो मंत्री हैं उनमें से कुछ बैठेंगे या कुछ नए आएंगे। कोई नया इंट्रोड्यूस होगा, कोई बैठाया जाएगा, संगठन काम में लगाया जाएगा 2024 के परिप्रेक्ष्य। इस बात की चर्चा जरूर है। लेकिन ये भाजपा है, भाजपा पिछले 9 वर्ष से अपने लगभग हर बड़े फैसलों में चौंकाती रही है। चौंकाने वाली आदत सी हो गई है और हम लोग भी उसके आदी हो गए हैं कि भाजपा कभी किसी वक्त क्या फैसला ले ले वो उनकी पार्टी में भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो ये भी हो सकता है अगर इस बात की कुछ कहीं से सुगबुगाहट है तो। लेकिन फिलहाल मुझे कुछ ऐसा खास नजर नहीं आ रहा है क्योंकि मंत्रियों के परफॉर्मेंस का कोई मूल्यांकन वस्तुतः हो नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में मंत्रियों की कामकाज की शैली में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
12 से 17 जिस शैली 17 से 22 जिस शैली में काम हुआ है, लगभग वैसे ही काम चल रहा है। न उनका कोई हिसाब किताब लेता है, न उनको कोई फीडबैक दिया जाता है किस तरीके से काम करें। मंत्री 2017 से 22 तक भी कई मंत्री परेशान थे अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी ब्यूरोक्रेट्स के को लेकर के। अब भी परेशान हैं इस सरकार में भी, जो योगी पार्ट टू है। ये बात तो सामान्य रूप से सामने आती है। हो सकता है कुछ विभाग विभाग बदलने वाली बातें हों, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास इस वक्त मेरे ख्याल में रिकॉर्ड विभाग है और उन विभागों में से हो सकता है तो, लेकिन इसके लिए मंत्रिपरिषद में या मंत्रिमंडल में बदलाव हो ये आवश्यक नहीं है। हाँ, इतना जानिए, एक बात जरूर है कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं, संपूर्ण भारत में, चाहे ऑपरेशन लोटस हो, चाहे सांगठनिक फेरबदल हो, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में नए स्टेट प्रेसिडेंट्स दिए हैं। इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शामिल है। तो जो कुछ कवायद हो रही है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, मेरा ख्याल है अगर उत्तर प्रदेश में भी होती है तो उसका सीधा ताल्लुक आप समझिए 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन से है। किसी राज्य में क्या अच्छा हो रहा है, राज्य में सरकार कैसे चल रही है, राज्य में सरकार कितनी लंबी चल जाए, ये बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। मैंने कहा महाराष्ट्र सहित जो कुछ हो रहा है, तो 2024 के पहले जो अपने कील कांटे दुरुस्त करने की कवायद भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ महीनों से शुरू की है, जैसे उत्तर प्रदेश की हारी हुई सीटों के लिए केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को प्रभारी बना करके वहां भेजना, वहां का फीडबैक लेना, वहां कैंडिडेचर कैसा हो, कैसा कैंडिडेट फील्ड किया जाए, इसके बारे में भी चर्चा करना, ये सारा गुनागरित चल रहा है। और चूंकि उत्तर प्रदेश, जैसा मैं आपके चैनल पे बार बार कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए उस कमाऊ पूत की तरह है जो बाकी औलादें अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, अच्छी कमाई नहीं कर रही हैं, उस डेफिसिट को पूरा करे। तो चूंकि कमाऊ पूत है, इसलिए सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पर ही हो रहा है। ये सामान्य तौर सी बात है। अब चूंकि प्रश्न आपने खाली किया है एक ही कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं, तो उससे अधिक, उससे परे जाना मेरे ख्याल में मुनासिब इस वक्त नहीं है। मेरा अपना मानना है, जो अभी तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि इस तरह कोई संकेत मिले नहीं है कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो, और ऐसी कोई बड़ी जरूरत समझ में भी नहीं आ रही है। हालांकि मंत्रिमंडल का जब गठन हुआ था विगत वर्ष, तो कुछ न कुछ थोड़ा सा क्षेत्रीय और जातीय असंतुलन था जिसको इंगित किया गया था, लेकिन 1.25 साल गुजर चुके हैं। हो भी सकता है कि अगर उनको लगता हो कि किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कम है, कहीं का ज्यादा हो गया है, तो उसको संतुलित करने के लिए किया जाए, ये हो सकता है। लेकिन इसके अलावा मुझे कोई और कारण नजर नहीं आ रहा है कि मंत्रिमंडल में कोई तब्दीली हो। विभागों में तब्दीली की बात आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से हमारी बात होती थी। ब्रजेश जी बेहतर बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ज्यादा नजदीकी संपर्क में रहते हैं ब्रजेश शुक्ला जी, उसको ज्यादा खुलासा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपके प्रश्न के उत्तर में एक पंक्ति में यही कहूंगा कि मुझे ऐसी कोई स्थिति आसन नहीं दृष्टिगत हो रही है कि तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है इसके मंत्रियों को बदला जाए, नए आए, कुछ हटे, कुछ संगठन में जाए। हाँ, एक बात जरूर है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को थोड़ा बेहतर और शार्प करने के लिए कुछ न कुछ जरूर चल रहा है केंद्रीय नेतृत्व के मस्तिष्क में, और उसके लिए बाकायदा जो भी प्रमुख लोग हैं उनसे केंद्रीय नेतृत्व से मेरा मतलब जरूरी नहीं जगत प्रकाश नड्डा ही हूँ, चूंकि उत्तर प्रदेश के विशेषज्ञ माने जाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री, तो अमित शाह इन सब चीजों का फीडबैक ले रहे हैं। इस दृष्टि से, हाँ, इस दृष्टि से कुछ बदलाव हो सकता है अगर कुछ हैवी वेट्स को संगठन में भेजने की स्थिति बने। लेकिन यहाँ भी वही दिक्कत है, जो हैवी वेट्स हैं वो जो इस वक्त जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, उनसे कहीं न कहीं वरिष्ठ है, तो इसके भी आसार मुझे थोड़ा सा कम नजर आते हैं। हो सकता है कुछ मझोले कद के नेताओं को मंत्रिमंडल से जाकर के संगठन में डालना हो, ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार। जी जी तुजिया जी, मैं आपके पास आता हूँ। हालांकि सवाल टॉस कर दिया आपकी तरफ, वही सवाल आपसे हमारा है
कि जो इस बीच हमने देखा लगातार भाजपा सक्रिय मोड में आज आवाज कम आ रही है या हमारे और भी पैनलिस्ट लोग हैं, उनको भी आप लोगों की आवाज बेहद कम आ रही है। अब आवाज ठीक आ रही है। हाँ, अब आ रही थी। थोड़ा अब बेहतर हुई, अब बेहतर हुई, अब जी, बेहतर हुई। जी, तो वो शायद कुछ तकनीकी दिक्कत थी, वो हम लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि अब सही है। ठीक है, खैर सवाल करता हूँ, अचानक से भाजपा लगातार सक्रिय दिख रही है कि महाराष्ट्र से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, हर जगह प्रदेश अध्यक्ष बदलने की कवायद, और उत्तर प्रदेश के भी नेता दिल्ली दरबार की हाजिरी लगाने लगे। तो जैसा कि हेमंत जी ने बताया कि अंदर की खबर उत्तर प्रदेश भाजपा की आपके पास सबसे सटीक और पुख्ता होती है, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में हमको आने वाले समय में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं? और क्या ये बदलाव ऐसे भी हो सकते हैं जो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सियासत चल रही है उसका खाका बदल दे, या केवल चर्चाओं में ही चर्चा चल रही है? देखिए, जहां तक मंत्रिमंडल फेरबदल की बात है, उत्तर प्रदेश में अभी कोई ऐसी चर्चा नहीं चली है। और इस बात के यदि होगा तो आने वाले समय में आगे कई महीनों बाद ही होगा। इस समय जो सबसे बड़ी चर्चा यह है कि जो आप कह रहे हैं कि काफी फेरबदल संगठन में भी हो रहा है। फेरबदल इसके साथ ही दो बड़े काम ये कर रहे हैं। एक तो सहयोगी ढूंढे जा रहे हैं, और सहयोगी ऐसे ढूंढे जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नहीं, आप समझ लीजिए पंजाब में, आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में इन्होंने किया ही है। तो कई राज्यों में इस तरह से सहयोगी ढूंढे जा रहे हैं, और ये प्रयास किया जा रहा है कि उन सहयोगियों के साथ एक बड़े ज्यादा सहयोगियों के साथ जाया जाए चुनाव मैदान में, और इसका उसका फायदा मिले। दूसरी चीज एक और दिख रही है कि जैसे उत्तर प्रदेश में है, अब सारे चीजें संगठन में इतना फेरबदल हो रहा है कि शायद आपको जल्दी नया पूरा संगठन दिखेगा। प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो सारी कोशिश कर रहे हैं कि जीरो में संगठन बदला जा रहा है, जिला अध्यक्ष बहुत से बदले जाएंगे बहुत जल्दी। तो ये सारा कुछ हो रहा है। अब जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के फेरबदल की ज्यादा सूचना है, और उसमें उत्तर बहुत ज्यादा स्थान अब नहीं मिलेगा। पहले स्थान मिल सका है, कुछ लोगों को अलग किया जाएगा, कुछ लोगों को लाया जाएगा। लेकिन अन्य राज्यों में जैसे बिहार है, महाराष्ट्र है, इन राज्यों में कहीं ज्यादा मजबूती से काम हो रहा है, और यहाँ पर ज्यादा लोगों को लाया जा रहा है। सारा सामाजिक समीकरण को दुरुस्त करने का प्रयास हो रहा है। और ये जो चुनावी अब ये हो रहा है कि साहब सहयोगी कौन से हों, सहयोगियों के लिए अब वो तलाशा जा रहा है। टिकट के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है। टिकट के लिए आपको बहुत बड़ा फेरबदल इस बार देखने को मिलेगा। आपने अभी बीच में वरुण गांधी का नाम लिया था। वरुण गांधी भी पीलीभीत से, आप ये मेरी बात सही है तो, और मुझे जो जानकारी सही है तो वरुण गांधी इस बार बीजेपी के टिकट से मैदान से नहीं होंगी। मेरी बात सही है तो सुल्तानपुर से मेनका गांधी चुनाव मैदान में नहीं होंगी। वहां पर उत्तर प्रदेश के एक विधायक पूरी तैयारी कर रहे हैं, वो चुनाव मैदान में उतरेंगे, सांसद का चुनाव लड़ेंगे। और केवल वही नहीं, बरेली है, मुरादाबाद है, मेरठ है, यहाँ एक आप समझ लीजिए बड़े पैमाने पर प्रत्याशी बदले जाएंगे। तो मुझे लगता है जो तैयारियां चल रही हैं उस हिसाब से यदि 40% लोग के टिकट कट जाएं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही कि कहीं ना कहीं वरुण गांधी और मेनका गांधी का टिकट कट सकता है। जी, आपने भी थोड़ी देर पहले इन्फॉर्मेशन दी थी। मैं आपसे ये पूछा कि बीजेपी में चल क्या रहा है, मतलब जिस तरीके से ब्रजेश जी ने बताया, आपको क्या क्या दौरे भी हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं दिल्ली, भूपेंद्र चौधरी गए अमित शाह के साथ, फिर ब्रजेश पाठक गए, कुछ दिन पहले केशव मौर्य भी गए थे। आखिर पूरी बीजेपी के अंदर अभी फिलहाल क्या स्थिति, क्या बीजेपी यूपी बीजेपी में उसको कुछ खतरे भी नजर आ रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से कोशिशें की जा रही है वो काफी कुछ बयां भी करता है। कुमार जी। देखिए, दो बातें मुझे समझ में। एक तो जो ब्रजेश जी ने अभी कही वो ये
कि बड़े पैमाने पर बदलाव होगा, और ये सचमुच दिखाई दे रहा है। और जो दूसरी बात हेमंत जी ने कही कि कोई उत्तर प्रदेश में कोई मंत्रिमंडल विस्तार नहीं दिख रहा, मुझे ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। कोई मंत्रिमंडल विस्तार फिलहाल नहीं दिख रहा। एक मंत्रिमंडल विस्तार की जो बार बार चर्चा आ रही है वो ये आ रहा है कि हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर को एडजस्ट किया जाए मंत्रिमंडल में। तो देखिए, जिस दिन ओम प्रकाश राजभर के साथ डील तय हो जाएगी, एक मंत्री बनाना तो मंत्रिमंडल विस्तार जैसी चीज नहीं होगी, वो एक ज्वाइनिंग हो सकती है मंत्रिमंडल के भीतर। तो ये एक बात है। दूसरी बात कि बड़े स्तर पर हिंट किया है विजय जी ने कि बदलाव है, और बदलाव में जो हमारी जानकारी है करीब करीब 40 जिला अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। वो भी टाइम बाउंड है, उनका वक्त भी पूरा हो रहा है और नई टीम को वक्त भी देना है। दूसरा, जितने क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उनकी टीमें, उन्हें भी टीम देनी है, तो क्योंकि एक साल का काम, एक साल के बाद चुनाव है, एक साल के अंदर ही चुनाव है, तो उनको भी टीम बनाना है। बाकी जो इनके जितने अपने संगठन हैं, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, इस तरीके के जितने संगठन हैं, इन तमाम लोगों में भी नए चेहरे लाए जाने हैं। तो संगठन में एक बड़ा बदलाव होना है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मुझे एक और बड़ा बदलाव दिखता है, वो उत्तर प्रदेश में प्रभारी के तौर पर। उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी के प्रभारी हैं, राधा मोहन सिंह अभी फिलहाल वो हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार कोई नया प्रभारी उत्तर प्रदेश को दिया जा सकता है। चुनाव के प्रभारी कुछ महीने पहले बनाए जाते हैं, उसमें तो अभी वक्त है, लेकिन चुनाव प्रभारी, उत्तर प्रदेश का प्रभारी और सह प्रभारी भी बदला जा सकता है, ये मुझे लगता है। जहां तक बात वरुण गांधी की हुई, मैं 100% मैं उनकी बात से सहमत हूं, विजय सिंह जी की बात से। और जिस तरीके से वरुण गांधी का, मेरी आवाज मिल रही है, जिस तरीके से वरुण गांधी का पूरा कार्यकाल है, खास करके हाल के पिछले 1-1.5 साल से देख लें, बीजेपी के नेताओं के साथ कोई संपर्क नहीं, मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री सभी पीलीभीत जा चुके हैं, लेकिन किसी के मंच पर नहीं। बीजेपी का कोई बैनर, पोस्टर, झंडा, नाम, काम कुछ नहीं। उनका अपना जनसंवाद जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। दो बातें मुझे उसमें साफ दिखाई दे रही हैं। एक जो बात विजय जी ने कही कि शायद वो बीजेपी से इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, हालांकि आखिरी फैसला दिल्ली दरबार को लेना है, उसमें उत्तर प्रदेश का सिर्फ सरकार की तरफ, उत्तर प्रदेश बीजेपी का सिर्फ इनपुट होगा। लेकिन वरुण गांधी के बारे में एक बात और है कि वो पीलीभीत से ही लड़ेंगे। बेशक बीजेपी से लड़े ना लड़े फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी अपनी लड़ाई वो पीलीभीत में लड़ेंगे। और हो सकता है, जो हमारी जानकारी है, वो चाहेंगे कि वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जाएं और सारे दल उनका समर्थन कर दें। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि मुझे दिखाई दे रही है। जबकि पीलीभीत में जो मुझे लग रहा है बीजेपी इस बार कोई ओबीसी कुर्मी चेहरा वहां लड़ा सकती है। बहुत सारे बदलाव की तरफ संकेत किया है विजय जी ने, और वो बदलाव आने वाले समय में आपको दिखाई देंगे। जहां तक ओम प्रकाश राजभर का सवाल है, तो ओम प्रकाश राजभर इस वक्त जो बैटिंग कर रहे हैं मायावती के नाम पे, दरअसल उनकी डील जब तक नहीं हो जाती, जब तक उनकी बात पक्की नहीं हो जाती, तब तक ओम प्रकाश राजभर इस तरह की बात करते रहेंगे। जहां तक मेरी जानकारी है, ओम प्रकाश राजभर को लेकर चर्चा भी हुई है, और ओम प्रकाश राजभर के साथ जो बातें हैं, चाहे वो उन्हें मंत्रिमंडल में लेने का हो, चाहे वो सीटें जो मांग रहे हो, चाहे वो बीजेपी के सिंबल की वजह अपने सिंबल पर लड़ने की बात कर रहे हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो तय हो जाएंगी, उसके बाद उनकी एंट्री होगी। बीजेपी भी जिस तरीके से जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने अनुप्रिया पटेल के साथ के कार्यक्रम के दिन जब आए थे अमित शाह, तो उन्होंने अपने दो सहयोगियों की बड़ी तारीफ की, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद, और उन्होंने कहा कि ये पुराने सहयोगी हो चुके हैं और इनके साथ 2024 में भी जाएंगे, और अनुप्रिया पटेल के साथ तो 4 चुनाव लड़ चुके हैं। मुझे लगता है उसके बाद से खलबली ज्यादा मची है, और बीजेपी भी अब अपने जो कील कांटे हैं संगठन के उसके दुरुस्त करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जितने भी गठबंधन उसे करने हैं, मुझे लगता है उस दिशा में बढ़ चुकी है। इसके अलावा एक और बात है, और वो मुझे लग रहा है कि ऐसे नेता जो दूसरे दलों में इस वक्त हैं और जो बीजेपी का दरवाजा खटखटा रहे हैं, उस पर भी काफी कुछ चर्चा बीजेपी के भीतर है। मुझे लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य को एक जिम्मेदारी भी मिली हुई है। खास करके अगर आप देख लें तो वैसे नेता जो चुनाव के एन पहले छोड़कर जा चुके थे, धर्म सिंह सैनी है,
दारा सिंह चौहान है, इस तरीके के नेताओं के वापसी की भी चर्चाएं चल रही हैं। तो बहुत कुछ ऐसा है जो कि इस वक्त चल रहा है। बीजेपी को लगता है कि वक्त कम है और उत्तर प्रदेश में जो भी बदलाव करने हैं 2024 के लिहाज से, आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों का ही ये फेर है जब ये पूरा का पूरा बदलाव होना है। मुझे लगता है कि बहुत हैपनिंग है आने वाले हफ्ते और महीने, देश के लिहाज से तो है ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी काफी ज्यादा है। हेमंत जी, जैसा कि कुमार अभिषेक जी कह रहे हैं कि आने वाले हफ्ते महीने सवाल है, बहुत हैपनिंग हफ्ते महीने हैं। ये तो हो गई बीजेपी के आंतरिक राजनीति की बात। रजत ने जब अपनी बात शुरुआत की तो उसने पूर्वा और पश्चिमा हवा का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश की भी सियासत में तो ये दोनों हवाएं हैं ना, पूरब में ओम प्रकाश राजभर हैं और पश्चिम में जयंत चौधरी हैं। मेरा सवाल इन्हीं दोनों लोगों की सियासत पर आपसे है। ओम प्रकाश राजभर का स्टैंड तो एक तरह से जग जाहिर हो रहा है, हालांकि वो ये भी कहते हैं कि नेता दो मुहैया सांप है, कब पलट के किधर से काट देगा आप नहीं जान सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा पड़ला उनका भाजपा की तरफ झुका नजर आ रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये पड़ला अब इतना झुक गया है कि सिर्फ वक्त का फेर है और राजभर बीजेपी की नैया पर सवार हो जाएंगे? और दूसरा सवाल इसके साथ पश्चिम से है कि क्या जयंत चौधरी को लेकर जो ये चर्चाएं चल रही हैं, भले जयंत चौधरी उन चर्चाओं को नकार रहे हो, लेकिन जैसे एक भारतीय दर्शन में है ना कि बिना आग के तो धुआं उठ नहीं रहा होगा, कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा ना, तभी तो हो रहा है कि किसी नेता से मिल रहे हैं, 2 घंटे मिल रहे हैं, दिल्ली में मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, और ये सारी पोजीशनिंग तब जब विपक्ष एक ये कवायद करने में जुटा है कि बीजेपी के खिलाफ एक सिंगल कैंडिडेट लेकर मैदान में उत्तर प्रदेश में उतर जाए। तो जयंत किस तरफ आपको जाते नजर आ रहे हैं आज के जंक्शन पर खड़ा होकर, अगर हम ये बात करें तो जयंत और राजभर? आज 4 जुलाई 2023 को आप ये सवाल मुझसे कर रहे हैं। आपके ही प्लेटफॉर्म पर करीब साल भर, 1 साल 2 महीना पहले मैंने इन दोनों प्रश्नों का बड़ा स्पष्ट सा जवाब दिया था कि ये दोनों व्यक्ति जो हैं, तब एकदम से औपचारिक टूट नहीं हुई थी राजभर और अखिलेश यादव की, हालांकि चुनाव परिणाम आ चुके थे। मैंने कहा था कि ओम प्रकाश राजभर अल्टीमेटली जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की, और आपको शायद याद हो कि मैंने एक नहीं कई मौकों पे कहा था इसके अलावा कोई बेहतर ऑप्शन उनके पास नहीं है। दूसरी बात, मैंने ये भी कहा था कि जयंत चौधरी आज हैं अखिलेश यादव के साथ, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, एवरेज परफॉर्म किया है, लेकिन 2024 तक रहेंगे या नहीं रहेंगे ये बहुत अनिश्चित है, ये भी कहा था। मैं बात इसलिए याद दिला रहा हूं कि ये बातें इसी प्लेटफॉर्म पर हुई थी और मैं आज भी दोनों बातों पर कायम हूं। उसके 2 कारण हैं। देखिए, ऐसा है कि जो क्षेत्रीय छत्रपों की तो कम से कम इतनी हैसियत है कि वो जिस दशा में है सस्टेन कर सकें, लेकिन जो लघु क्षेत्रीय दल है, लघु क्षेत्रीय दल से हमारा मतलब जो स्टेट के किसी पर्टिकुलर पॉकेट्स में जिनकी अपनी हैसियत, अपना वजूद है, असर है, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं होने से बड़ा सीधी सी बात है, आजकल चुनाव लड़ना, पार्टी चलाना ये थोड़ा सा कठिनतर कार्य हो गया है। पहले जैसी राजनीति नहीं है, खर्चे हैं, आप मीटिंग करोगे, रैली करोगे, वो करोगे, खर्चे हैं। आप परसों से सत्ता में नहीं हो, आप पास कोई और साधन संसाधन नहीं है, आप कोई उद्योग नहीं चलाते हो कि वहां से पैसा ला करके आप पार्टी रन करोगे। दूसरी चीज, दृष्टि, क्या होने वाला है हमसे आपसे ज्यादा गहन और दुरुस्त नजर इन सियासतदां की होती है जो राजनीति करते हैं और राजनीति कराते हैं। हमारा आपका आकलन गड़बड़ हो सकता है, लेकिन इनका सही होता। कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ जीत रहा है, आगे किसका भविष्य क्या है। ये 2022 में ही थोड़ी चूक हो गई थी। 2022 के असेंबली इलेक्शन के पहले एकदम 2 महीने पहले तक ओम प्रकाश राजभर इस डोलड्रम में थे कि किधर जाएं, कौन निकाल रहा है, एकदम अनिश्चित से थे। अल्टीमेटली अपने बच्चों की इच्छा के विपरीत उन्होंने जाकर के अखिलेश यादव का साथ लिया। जयंत चौधरी के साथ ऐसी स्थिति नहीं थी, और उत्तर प्रदेश में उस वक्त बहुत बड़ी जरूरत जयंत चौधरी की नहीं थी भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का 0.1% त्रुटि भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती है किसी भी पार्लियामेंट्री सेगमेंट में। आप सोच लीजिए
कि कितनी तन्मयता, कितनी तैयारी, कितनी रणनीति के साथ वो चल रहे हैं। क्योंकि फिर भी छिपा रहा हूं कि कमाऊ पूत है, कमाऊ पूत अगर गड़बड़ हुआ तो बाकी जगह जहां गड़बड़ी की आशंकाएं हैं वो गड़बड़ी ज्यादा भारी पड़ जाएगी। और एकदम से ये मत समझिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2019 और 2014 जैसी परिस्थितियां हैं 2024 में, इसको भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप भी समझ रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश में तो कोई चूक होने ही नहीं दी जाएगी। और उसका उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब 2024 के मद्देनजर किसी प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा था संगठन की दृष्टि से, तो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है सब देख रहे हैं। ऐसी सूरत में अभी मेरा मानना है कि जयंत चौधरी पर भारतीय जनता पार्टी की निगाह पहले से थी। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वो दृष्टि ज्यादा गहन होती जा रही है। जयंत चौधरी भी समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स करनी है। उत्तर प्रदेश के एक पर्टिकुलर जो वेस्टर्न यूपी है उस प्रभाग में उनको राजनीति करनी है। लेकिन राजनीति में देखिए अल्टीमेटली जयंत चौधरी हैं कौन? जयंत चौधरी तो चौधरी अजीत सिंह के ही बेटे हैं साहब। जो विरासत उनके पिताजी ने छोड़ी उसी को ही संभालने की उद्यम में लगे हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से हम चरित्र की बात नहीं कर रहे हैं, स्वभाव की बात कर रहे हैं। तो स्वभाव भी उसी प्रकार का होना, और स्वभाव क्या, स्वभाव छोड़िए, जो उनके समक्ष आवश्यकताएं हैं वो उसी प्रकार की हैं। तो अगर उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको अभी बातचीत करके राज्यसभा वगैरह भेज करके केंद्र में मंत्री बना देती है, या नहीं भी बनाते, भारतीय जनता पार्टी हालांकि ऐसा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर के इतना ज्यादा गंभीर है कि ऐसा कर भी सकती है, क्योंकि उनके आने का बड़ा दूसरा प्रकार का असर रहेगा। तो वेस्टर्न यूपी में कोई चूक की गुंजाइश नहीं रहेगी। जैसे अभी भी समझ में आ रहा है मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे जिलों में भाजपा को तगड़ी टक्कर मिल सकती है, तब मिलेगी ही जो परिस्थितियां हैं। तो ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी उनको बड़ा ऑफर दे सकती है। तो अभी मेरा मानना है कि चाहे वो पछुआ चले, यानी मेरठ बागपत की हवा इधर आए लखनऊ को, या पुरवैया चले गाजीपुर से लेकर के मऊ और बनारस देहात की हवा राजधानी की ओर आए, तो ये दोनों हवाएं, इन दोनों हवाओं पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी निगाह है। और मुझे लगता है कि कुछ न कुछ वही होगा जो आपका प्रश्न है। उस प्रश्न के उत्तर में सकारात्मक संभावनाएं मुझे ज्यादा नजर आती हैं। कारण हमको उनकी जरूरत है और उनको हमारी जरूरत है, और जरूरत कम नहीं बहुत ज्यादा है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, और फिर मैं एक बात दोबारा कह दूं कि इतना तो पता जयंत चौधरी को भी है और ओम प्रकाश राजभर को भी है कि वो जिस इलाके की सियासत करते हैं, जिस सूबे की सियासत करते हैं, उस सूबे में अभी भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा पहलवान यानी सूमो पहलवान है। उसको बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं किया जा सकता। और खास तौर से उस सूरत में चैलेंज खाली एक सूरत में किया जा सकता है, जब 80 की 80 सीटों पर एक भाजपा एक विपक्ष लड़े। एक भाजपा एक विपक्ष की स्थिति मुझे लगता है आने वाले कई सालों में नहीं बन पाएगी। इस चुनाव की तो बात आप छोड़ दीजिए, ये होशियार पॉलिटिशियंस हैं, इनको पता है। जब पता है तो कुछ न कुछ तो चल ही रहा होगा, हवा में कुछ नहीं चल रहा है। बाकी बयानों की बात आज तो जयंत चौधरी ने कहा भी है, बल्कि मैं देख रहा था यूपी तक कि ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को जीत के टिप्स बताए, और श्रीमान जयंत चौधरी ने यूसीसी पर कुछ कहा, कुछ बड़ा इस तरह का लगभग प्रो भाजपा बात की, लेकिन कहा कि हम अपोजिशन की अगली मीटिंग जरूर जाएंगे। तो ये बयान तो उनके पिताजी भी देते थे और अगले दिन पता नहीं कहाँ चले जाते थे। ये राजनीति है, और राजनीति में ये इस बात की प्रबल संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि अगर अधिकतम शर्तें माननी पड़े, अधिकतम कितनी हो सकती है उसका आकलन उनको है, तो भी उनको लिया जाए। ये दोनों फायदेमंद रहेंगे। जी बिल्कुल, जो बात आप कह रहे हैं, सीधा सवाल आपसे ये है, राजभर की बात छोड़ते हुए मैं सीधा जयंत पर ही सवाल ले रहा हूं। एक बहुत वायरल बयान था 2022 में, शायद आपको भी याद हो, अमित शाह ने ऑफर किया था जयंत चौधरी को। जाट नेताओं की एक बड़ी मीटिंग हुई थी चुनाव से पहले,
जयंत ने सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन एक मंच पे कहा कि मीडिया में बहुत कुछ चल रहा है, लोग ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। अब भी क्या स्थिति है? क्या जयंत चौधरी अभी आपको दिख रहे हैं बीजेपी के साथ? क्या बातचीत चल रही है बीजेपी से? इस बात की बड़ी चर्चा है, बहुत सारे मीडिया सोर्सेज ने ये कहा कि मुलाकात हुई है कुछ बड़े नेताओं से, अखिलेश यादव से नाराजगी है, लेकिन जयंत लगातार ये बात कह रहे हैं कि मैं तो विपक्ष में हूं, और उनका जो वोट बैंक है, उन्होंने अपनी पार्टी को एक तरीके से दोबारा खड़ा किया 2022 के चुनाव में, जब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अजीत चौधरी, जयंत चौधरी दोनों 2019 में चुनाव हार गए, बहुत बड़ा झटका था रेड्डी के लिए। उसके बाद जिस तरीके से जीता, और खासकर खतौली में बीजेपी की जीती हुई सीट और उस विधायक को हरा देना जो मुजफ्फरनगर दंगे का एक तरीके से बीजेपी का हीरो रहा हो, ऐसे में क्या वो बीजेपी के साथ जाकर अपनी इस पॉलिटिक्स को खराब करेंगे? ये भी सवाल है। साथ ही साथ ये भी सवाल है कि बीजेपी में अभी जयंत को लेकर क्या कुछ चल रहा है। ब्रजेश जी, बीजेपी की पूरी कोशिश है और वो चाहती है कि किसी तरह जयंत को अपने साथ लाया जाए, और जयंत को साथ लाने से काफी स्थितियां उनके अनुकूल हो जाएंगी। और जो एक चुनौती मिल रही है उन्हें, विशेष रूप से जाट वोटों की बात मैं कर रहा हूं, अन्य वोटों की बात नहीं मैं कर रहा हूं, तो उसका वो चुनौती थोड़ी खत्म होगी। इसीलिए बीजेपी चाह रही है कि वो आ जाए। अब स्थितियां क्या है? जमीनी स्थिति यह है कि विधानसभा चुनाव के बाद ये जयंत को भी ये महसूस हो गया है, ये लग गया है कि जितना वो सोच रहे थे कि जाट वोट उनके नाम पे चला जाएगा, जाट वोट उन्हीं के उसमें चला जाएगा, वो नहीं देखने को मिला। हुआ ये कि कानून व्यवस्था के नाम पर, योगी के नाम पर, मोदी के नाम पर जाटों का बड़ा एक तबका जो है वो चला गया बीजेपी के साथ। मुस्लिम वोट तो एकजुट होके गया, लेकिन जाट वोटों में एक बिखराव देखने को मिला और जो बीत थी वो नहीं हो सका वहां पर। तो जयंत इस बात को समझ रहे हैं। अब चुनौती इसलिए भी मैं कहता हूं कि मैंने 2014 भी इलेक्शन कवर किया था, तब बागपत से लड़ रहे थे अजीत सिंह और मथुरा से लड़ रहे थे जयंत चौधरी, और दोनों जगह में गया था और दोनों जगह मुझे लग गया था कि ये चुनाव दोनों लोग हार रहे हैं, और चुनाव हार गए। और उससे भी बड़ा हुआ, पूरी तैयारी के साथ वो आए, इतनी तैयारी के साथ आए 2019 में कि मुजफ्फरनगर, जहां हार की बिल्कुल संभावना नहीं रहनी थी, जाट मुस्लिम मिलकर के ही निर्णायक हो जाता है, वहां वो बालियान से चुनाव हार गए और जैन भी चुनाव हार गए। तो ये सारा आकलन दोनों, एक बीजेपी कर रही है अपना आकलन कि साहब ये जो वोट कटता है यहाँ पर, और जो स्वाभाविक रूप से एक तबका जो जाटों का है वो चौधरी साहब के परिवार को ही अपना नेता मानता है, तो वो कहीं इधर उधर नहीं जाता, वो उन्हीं के लिए जाता है, उन्हीं का नाम लेता है, उन्हीं के गुण गाता है और वोट भी उन्हीं को देता है। लेकिन अब ये दोनों जो हैं, मजबूरियां दोनों की हैं, और जहां तक ये चुनाव हुए थे, ये समस्या इनके सामने, जैन के सामने ये खड़ी हुई, ये जो विधानसभा चुनाव में कई सीटों को लेकर जबरदस्त मतभेद थे, लेकिन जैन बड़े सदे हुए पॉलिटिशियन है, उन्होंने बहुत ज्यादा उसका वो नहीं किया। लेकिन जो निकाय चुनाव हुए हैं उसमें इनका वर्कर नाराज हुआ, उन सीटों पे सपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए जहां पर उनका दावा होना चाहिए था। अब मैं मेरठ की बात करना चाहूंगा। मेरठ में सपा के विधायक की पत्नी को उतार दिया। अब लेकिन क्या स्थिति रही, बड़ी बुरी तरह वो चुनाव हार गई। तो ये उनकी नाराजगी है, मेरी उनके तमाम नेताओं से बातचीत हुई है, और वो चुनाव के बीच में जब मैं लोगों से बात करता तो कहते थे साहब मालूम हो जाएगा इस बार सब जो मनमानी किया है, सारा कुछ पता चल जाएगा। तो पता चला चुनाव में बहुत बुरी तरह से समाजवादी पार्टी को जो विधानसभा में वोट मिले थे वो भी नहीं मिल चुके। आप सहारनपुर देख लीजिए, सहारनपुर में समाजवादी पार्टी लड़ाई में ही नहीं थी, मुरादाबाद में भी लड़ाई में नहीं थी, मेरठ में भी लड़ाई में नहीं थी। तो इसका अब ये जयंत को तय करना है कि वो बीजेपी के साथ जाते हैं नहीं जाते। जहां तक बीजेपी इस बात के पूरे प्रयास कर रही है कि जयंत चौधरी किसी तरह आ जाए, और इसके पहले जो विधानसभा चुनाव के पहले ही चाहते थे वो कि इनके साथ एक गठजोड़ हो जाए,
तो अब ये आने वाले दिनों में वो तय करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जहां तक अब विपक्षी एकता की आप बात सुन लीजिए। देखिए ऐसा नहीं है कि जो एकता है जब तक आपका उसको धरती में नहीं उतरेगा तब तक आप नहीं कुछ कर सकते हैं। आप गठजोड़ का कोई मतलब नहीं है। अब ये गठजोड़ जो जैन से है वो जाटों का स्वाभाविक एक गठजोड़ है। वो जैन के नाम पर वोट तो दे देते हैं लेकिन बीजेपी उनके स्वाभाविक मित्रता है, उनकी स्वाभाविक उनको पार्टी अपनी दिखाई देती है और ये लगातार चला आ रहा है कई चुनावों से। तो अब कितना जयंत इसको मानते हैं नहीं मानते, लेकिन मेरे ख्याल से ये जरूरत दोनों की है अपनी। जी, काफी महत्वपूर्ण बातें कही ब्रजेश जी आपने, और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आज थोड़ा जल्दी निकलना है तो आपने जितना बेशकीमती समय हमें दिया और अपने दर्शकों के लिए ऐसा इंसाइट दिया, अंदर खाने की खबरें। और बीजेपी के नेता आज की आपकी बात सुनेंगे तो कई सारे नेताओं की नींद उड़ चुकी होगी, जो आपने सांगठनिक बदलाव की और इशारा किया और जो टिकट कटने वाली बात कही। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम नेक्स्ट डिबेट में आपके साथ शामिल होंगे। कुमार अभिषेक जी, मैं आपके पास आता हूं। चूंकि बात जयंत चौधरी ओम प्रकाश राजभर दोनों की चल रही है, जयंत चौधरी सपा के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, जैसा कि अभी बात सामने आई कि कई सीटों पर मताक्य नहीं रहा, उनके हित के खिलाफ अखिलेश यादव ने कैंडिडेट उतार दिए। लेकिन जयंत चौधरी कम से कम यहां अपनी नाखुशी तो जाहिर कर लेते हैं विपक्षी गठबंधन में, कम से कम चढ़ के 1-2 सीट तो मांग लेते हैं। बीजेपी के पाले में जाएंगे तो क्या ऑफरिंग रहेगी उनके लिए? जयंत चौधरी जैसे पिछले चुनाव की हम लोग बात करते, मुजफ्फरनगर की सीट हो या जो भी सीट, वहां पर हार का अंतर काफी कम रहा। और जयंत ने जो पिछले 2 साल 3 साल में जो सियासत की है बीजेपी के खिलाफ, अपने आप को एक वेस्टर्न यूपी में अल्टरनेटिव बना के पेश किया है, तो विपक्ष के हिस्से में उनकी दावेदारी बढ़ती नजर आ रही है। और ये इस बात से भी प्रमाणित होती है कि जयंत चौधरी को विपक्ष की उस बैठक में बुलाया जाता है अखिलेश यादव के साथ साथ, जिसमें सारे विपक्षी कद्दावर नेता हैं, यानी जयंत चौधरी को भी उसी हिसाब से ट्रीटमेंट मिल रहा है विपक्ष में। क्या बीजेपी के पास इस तरह की ऑफरिंग है जयंत चौधरी के लिए कि वो अपने इस विपक्ष में जो उनकी अहम भूमिका दिख रही है उसको छोड़कर वो बीजेपी के साथ चले जाए? पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि राजभर का क्या होगा? राजभर तो आज शाम दोपहर तक ये भी कहते पाए गए हैं कि अखिलेश यादव अगर हमको यानी मायावती को, हमको, जयंत को, सबको साथ लेंगे तो जीत जाएंगे। यानी वो अपना एक ऑप्शन तो आज भी खुला रख कर चल रहा है। देखिए पहले राजभर की ही बात कर लेते हैं। राजभर ने खुद कहा है कि पॉलिटिशियन दो मुहा सांप होते हैं और वो भी पॉलिटिशियन है और वो भी दो मुहे सांप। तो राजभर आज क्या कह रहे हैं वो बहुत अहम नहीं है। मुझे लगता है कि राजभर की एक लाइन बीजेपी के साथ बहुत तगड़ी खुली हुई है, लेकिन राजभर उस लाइन पर बात नहीं करना चाहते। जब तक कि वो पूरा उनकी डील तय नहीं हो जाती तब तक बीजेपी के साथ कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, किन शर्तों पर जाएंगे, कितनी सीटों पर जाएंगे, जब तक बीजेपी से उनकी ये बात फाइनल नहीं हो जाती तब तक वो मायावती के नाम का झंडा उठाए रखेंगे। देखिए अब वो अखिलेश यादव के नाम का झंडा नहीं उठा सकते, उनसे रिश्ते बेहद ही तल्ख हो चुके हैं। अब वो तुरंत अखिलेश तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो अखिलेश का नाम दोबारा लेंगे तो फिर बड़ी उनको जिल्लत और जलालत झेलनी पड़ेगी। उनके लिए मायावती सबसे अच्छी है कि मायावती का वो नाम ले। हालांकि मायावती उन्हें कितना अहमियत देती हैं ये तो हर कोई जानता है। मायावती से वो पिछली बार भी चाहते थे गठबंधन करना, उनके साथ चुनाव लड़ना, लेकिन बिल्कुल वहां से कोई उनको तवज्जो नहीं मिली। इस बार भी इनकी तरफ से बहुत कोशिशें हो रही है कि मायावती से बात की जाए। मायावती कब किससे कहाँ कितना बात करती है पता नहीं चलता, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से झंडे उठा रखे हैं, मायावती की तरफ से तो कोई बयान अभी तक नहीं आया है कि वो क्या वो जाना चाहती हैं छोटे दलों के साथ, ओम प्रकाश राजभर के साथ। कोई बयान नहीं है, पूरे बीएसपी की तरफ से कोई बयान नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि इनकी अपनी एक बार्गेनिंग की उनकी एक कला है, विधा है। क्योंकि वो बीजेपी से करीब हैं, बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, बीजेपी उनके बेटों का बयान आप उठाएं तो सभी ये जोर इशारा कर रहे हैं कि देर सवेर वो बीजेपी के साथ जाएंगे। बीजेपी के बड़े नेता तो आपको अंदरूनी बातचीत में बता देंगे कि उनके साथ बातचीत हमारी तय है। वक्त
कब आता है और कब क्या डील फाइनल होती है, इसी पर सब कुछ निर्भर है। तो ओम प्रकाश राजभर आज क्या रहे हैं अहम नहीं है। ओम प्रकाश राजभर के बारे में जो हमारी जानकारी है, जो मैं समझ रहा हूं कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे। अब जब जाएं वो, जब उनकी उनकी डील तय हो जाएगी वो चले जाएंगे। दूसरी बात जो आपने जयंत चौधरी के लिए कही, देखिए जयंत चौधरी को लेकर बीजेपी जरूर चाहती है कि जयंत चौधरी पश्चिम में आए तो पूरब और पश्चिम उसका दोनों किला मजबूत हो जाए, फिर तो उत्तर प्रदेश में उसकी बल्ले बल्ले हो जाए। लेकिन जयंत चौधरी ने बड़ी मेहनत से पिछले 2-3 चुनाव से अपनी एक अलग जगह बनाई। वो बीजेपी के खिलाफ स्टैंड लेकर के उन्होंने पूरे पश्चिम की जो राजनीति है, जो उनका समीकरण है, उसको उन्होंने बिठाया है। जाट मुस्लिम और अब वो दलित और ओबीसी को अपने जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन जाट मुस्लिम जो समीकरण है ये मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से बिल्कुल टूट गया था, बिल्कुल बिखर चुका था। मुझे लगता है पिछले 2 चुनाव से और जिस तरीके से, जिस संजीदगी से जयंत चौधरी ने इस पूरे समीकरण को दोबारा खड़ा किया पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मैं थोड़ा औरों से इत्तेफाक कम रखता हूं कि सिर्फ सीटों के लिए या केंद्र में मंत्री बनने के लिए जयंत पाला बदल के तुरंत चले जाएंगे। देखिए बड़ी पार्टी है बीजेपी, बहुत बड़ी पार्टी है। उसके साथ इनके चैनल पहले से खुले रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वो बहुत विपक्ष में बहुत कह सकते हैं कि तीखा बोलने के बावजूद इनके संबंध हैं, लेकिन क्या वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं? मुझे फिलहाल इस मामले में इसमें थोड़ा शक लग रहा है। ये जरूर है कि वो अखिलेश के साथ भी उतने सहज नहीं है जितने सहज वो थे, लेकिन अखिलेश के साथ थोड़ा असहज हो जाने का मतलब मुझे ये नहीं लग रहा कि वो सीधा उठ करके बीजेपी की तरफ चले जाएंगे। बीजेपी की कोशिश है, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत से जो अपनी एक छवि बनाई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और उनकी कोशिश है कि अगर अखिलेश नहीं तो फिर कांग्रेस बसपा इस गठबंधन को भी देखा जाए। और ये बात सही है, हालांकि अखिलेश के खिलाफ उनका कोई बयान नहीं आया है, ना ही अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ कोई बयान दिया है। हम लोग इनके हाव भाव से, इनके मिलने नहीं मिलने, आने जाने या फिर चुनाव में कुछ जो निकाय चुनाव में जो चीजें हुई, उन सबों को देख करके हम लोग ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि जयंत और अखिलेश के रिश्ते ठीक नहीं। लेकिन जयंत के रिश्ते 1-to-1 हैं अखिलेश यादव से, 1-to-1 उनके रिश्ते दूसरी पार्टियों से भी है। दूसरी पार्टियों का मतलब है कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडरशिप से भी है और दूसरी पार्टियों में भी है। तो मैं थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता कि वो एकदम से उतावले हैं और वो जाना चाहते हैं बीजेपी और बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाएगा। मेरा मानना है कि अभी बीजेपी थोड़ी गठबंधनों को लेकर बेहद जरूर चाहती है कि वो वहां भी पश्चिम में भी एक गठबंधन हो जाए, लेकिन मेरा मानना है कि जयंत चौधरी फिलहाल कहीं नहीं जा रहे। हाँ, ये अलग बात है कि अगर उन्हें बिल्कुल लग जाएगा कि मेरा भविष्य नहीं है, तब वो कोई बेशक फैसला ले लें, लेकिन मुझे फिलहाल जयंत के बीजेपी की तरफ जाने की कोई वजह या कोई ऐसी कोई बात मुझे दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल जो बात कह रहे हैं कुमार जी कि जयंत का अभी फिलहाल बीजेपी में जाने की कोई बड़ी वजह नजर नहीं आती है। एक बात हम आपको और बता दें कि अभी अखिलेश यादव अयोध्या पहुंचे थे, उनका एक बयान बहुत चर्चा में है जो उन्होंने राजभर को लेकर दिया है, लेकिन उन्होंने एक और बात कही जिसको समझने की जरूरत है। उन्होंने बीच में ये कहा कि 2024 में हम अपने सहयोगियों के साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने जा रहे हैं, यानी कि अखिलेश यादव अभी भी आशावान है लेकर। अगर आप अभी तक कांग्रेस को हटा दें, जो माना जा रहा है कांग्रेस बीजेपी के यहाँ समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ सकती है, तो सहयोगी के रूप में एक ही नाम बचता है चंद्रशेखर आजाद का। इसके अलावा माफ कीजिएगा जयंत चौधरी का। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद जो बहुत बड़े नेता नहीं है, पल्लवी पटेल जो उस तरीके का प्रभाव नहीं जिस तरीके जयंत है, यानी कि सहयोगियों में चंद्रशेखर अभी शामिल है, ऐसा बयानों से लगता है। फिलहाल आगे क्या होगा ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन जो चर्चा में उभर कर सामने आया वो बड़ी खबर यह है कि बीजेपी में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और कई लोगों के टिकट कटने जा रहे हैं। तो फिलहाल हेमंत जी आपका बहुत शुक्रिया, कुमार जी आपका भी बहुत शुक्रिया और अमीश जी आपका भी बहुत शुक्रिया और आप सभी दर्शकों का भी शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।